आज के क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन डिफेक्ट्स इन डीप ड्राइंग ऑपरेशंस। जो डीप ड्राइंग ऑपरेशंस है जिसमें हम मटेरियल को एक डाई में, जैसे यहाँ पर एक डाई कैविटी है और इसमें हम लोग यहाँ पर ब्लैंक को रख के और इस पर एक ब्लैंक होल्डर भी रखा हुआ रहता है जो इसको अपने प्लेस पे रखता है, और इसमें हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। और इस पंच पर से जब हम लोग इस ब्लैंक ब्लैंक के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लैंक जो है वो स्लाइड होकर के नीचे आता है, और यहाँ पर इसके डाई का जो ये एंगल है यहाँ पर ये बैंड होता है, ठीक है। और ये बैंड होकर के फिर फाइनली जो है इस तरह का, जैसा डाई का हमारा शेप है उस तरह का शेप ले लेता है। तो इस ड्रिप ड्राइंग ऑपरेशंस में कुछ अगर हम लोग सावधानी नहीं रखते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, जो कॉमन डिफेक्ट्स, मतलब ये जनरली डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में, कि जब भी हम लोग मतलब सही से डीप ड्राइंग ऑपरेशन नहीं करते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, या फिर हमारा जो ऑपरेशंस है वो अगर सही स्टेप में नहीं होता है तो भी उसमें डिफेक्ट आता है। तो इसमें आने वाला जो डिफेक्ट है, जो इसका फिगर दिया हुआ है, जैसे एक है फ्लेंज रिंकल। ये जो मतलब मटेरियल का जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टॉप एज जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिंकल कर जा रहा है ना। ये उसका फ्लेंज रिंकल हो गया, है ना। अगर उसके साइड वॉल में अगर होता है तो उसको वॉल रिंकल कहते हैं। स्टेप रिंग हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्टेप जैसा, मतलब एक गड्ढा जैसा बन जाता है, जो कि एक स्टेप रिंग, जैसे रिंग मतलब अंगूठी होता है ना, वैसे ही मतलब इसके चारों तरफ जो है कुछ कुछ डिस्टेंस पे ढेर सारा स्टेप रिंग्स बन गया। ये भी एक कॉमन डिफेक्ट है डीप ड्राइंग का। ड्रॉ मार्क्स, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब जब हम लोग डीप ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं और फिर उस एलिमेंट्स या प्रोडक्ट को जब सरफेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा उसमें ड्रॉ मार्क्स दिख रहा है। जैसे लगता है कि जैसे इसको ड्राइंग हुआ है, तो बहुत सारा इसमें ड्रॉ मार्क्स दिखता है। ऑरेंज पील, ऑरेंज पील मतलब जैसे हम लोग एक नारंगी होता है, संतरा होता है ना। और इस संतरे के ऊपर से जब हम लोग इसके ऊपर एक मोटा कवर होता है इसका पील का, है ना। तो जब हम इसके पील को अगर हम लोग छीलते हैं तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है ऐसे रेशा टाइप का जो है बहुत सारा निकलते रहता है ना। इवन कि हम लोग जो ऑरेंज है, ऑरेंज का जो हमारा फ्रूट पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऐसे रेशा जैसा जो है वो लगा हुआ रहता है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, यही एक ऑरेंज पील है। तो ये भी मतलब ऑरेंज पील कहने का मतलब ये नहीं नारंगी का छिलका, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दिखने में वैसा ही होता है, लेकिन ये डीप ड्राइंग ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ इस प्रकार का मेटल, जो मेटल भी इस रेशे के जैसा फॉर्म हो जाता है, वो ऑरेंज पील हो गया। स्ट्रेच मार्क, स्क्रेच मार्क यानी कि स्क्रेच, कहीं पर भी कोई स्क्रेचिंग आ गया है ना, वो मार्क्स आ जाना, वो भी एक कॉमन डिफेक्ट है। फ्रैक्चर फ्लेंज एंड बॉटम्स, यहाँ पर देखते हैं कि इसका फ्लेंज में फ्रैक्चर हो जाना, मतलब कहीं कहीं से टूट जाना, इसके बॉटम पार्ट में फ्रैक्चर आ जाना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं तो खास करके इसका जो टॉप सरफेस होता है जो पंच के कांटेक्ट में होता है, और ये बॉटम सरफेस या तो ग्राउंड या डाई के कांटेक्ट में होती है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सरफेस का चांस जो है फ्रैक्चर का वो हायर होता है, ठीक है। ये भी एक कॉमन डिफेक्ट है। इसके बाद जो है और भी है, जैसे कि कॉर्नर फ्रैक्चर, मतलब किसी एलिमेंट का कॉर्नर में क्या आ जाए, फ्रैक्चर आ जाए। मिस स्ट्राइक, अगर हम लोग जैसे जो मेटल ऑपरेशन कर रहे, सीट मेटल ऑपरेशन कर रहे हैं और कभी हमको पंच से स्ट्राइक करने की जरूरत होती है, तो हो सकता है कि हर स्ट्राइक एग्जैक्ट प्लेस पर ना हो, तो मिस स्ट्राइक के कारण भी कुछ इसमें अलग तरह का डिफॉर्मेशन आ जाता है, ये भी एक कॉमन डिफेक्ट है।
डायरेक्शनल ईयरिंग, अब जैसे डायरेक्शनल ईयरिंग है कि अब जैसे कभी कभी हम लोग हैमर से इस पर स्ट्राइक करते हैं तो कभी हैमर यहाँ लग गया, कभी यहाँ लग गया, है ना, कहीं कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, हिल्स एंड क्रेस्ट जैसा वैली जैसा फॉर्म हो जाती है, मतलब इस तरह का शेप बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ईयरिंग, है ना, डायरेक्शनल ईयरिंग। तो ये सब कुछ कॉमन डिफेक्ट्स है। तो अब इस डिफेक्ट्स को मतलब ये जनरेट कैसे होता है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये मेरा मेन पर्पस है। तो जैसे है कि रिंकलिंग, जो सबसे ज्यादा कॉमन डिफेक्ट जो डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में होने वाला है वो है रिंकलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो रिंकलिंग का मेन कारण है कि ये जो हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं उस ब्लैंक के ऊपर में और सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि पंच भी हमारा गोल होता है, सर्कुलर होता है, तो वो ब्लैंक के ऊपर सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में क्या लगाता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाता है, ठीक है। तो ये तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि जब हमको डीप ड्राइंग करना है तो ये करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब ब्लैंक होल्डिंग जो मतलब होल्डर जो हम लगाए हुए हैं ब्लैंक होल्डर, वो ब्लैंक होल्डर अगर प्रॉपरली होल्ड नहीं किए हुए हैं ब्लैंक को, या फिर मतलब ऐसे रीजन में हम उस ब्लैंक को रखे हुए हैं जहां पर वर्क पीस अनसपोर्टेड है, जिसको सपोर्ट देने वाला नहीं है, ब्लैंक होल्डिंग फोर्स इनसफिशियंट है, मतलब जो चाहिए हमें डीप ड्राइंग ऑपरेशन के लिए जितना होल्डिंग फोर्स होना चाहिए वो नहीं है, तो ये सब कारण है रिंकलिंग ऑपरेशन मतलब डिफेक्ट आने का कारण है कि इम्प्रॉपर ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, ब्लैंक होल्डर का मतलब इम्प्रॉपरली यूज होना, और जहां पर अनसपोर्टेड वर्क पीस हो उस रीजन में डीप ड्राइंग करना, ये रिंकलिंग जनरेट कर सकता है। तो सिंपल चीज है कि इसको हम दूर कैसे करेंगे, तो हम इंक्रीजिंग ब्लैंक होल्डर फोर्स, ब्लैंक होल्डर फोर्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर ये रिंकलिंग के चांस कम हो जाएगी, या फिर यूजिंग ए ड्रॉ बीड। ड्रॉ बीड क्या है, तो ड्रॉ बीड एक तरह का बेंड और अनबेंड है, मतलब जैसे कल हम लोग रीड्रॉइंग ऑपरेशन में देखे थे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर रीड्रॉइंग ऑपरेशंस में क्या है कि हमारा पहले से ही ये क्या है, ऐसे पंच के अगेंस्ट ये बेंड किए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर इसमें जैसे कन्वेंशनल रीड्रॉइंग है, तो कन्वेंशनल रीड्रॉइंग में जो बेंडिंग है, बेंडिंग है किसका, जो ब्लैंक का, वो इस डायरेक्शन में है, और हम लोग पंच पे जो लोड लगा रहे हैं ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और वहीं रिवर्स में क्या होता है कि मटेरियल का जो ब्लैंक है वो भी इसी डायरेक्शन में बेंड है, और पंच का भी जो फोर्स लगा रहे वो भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो कोई भी हो, तो जैसे कि ये पहले से बेंड है, तो जब इसमें हम लोग इस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं इस पंच के ऊपर में, तो ये क्या होगा कि ये जब मेटल यहाँ से स्लाइड करेगा तो जो पहले यहाँ पर ऊपर की ओर बैंड है वो पहले यहाँ पर स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट होके आएगा, और फिर यहाँ पर ये बैंड होके बॉटम की तरफ ये झुकेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बेंडिंग एंड अनबेंडिंग हो गया, बेंडिंग एंड अनबेंडिंग हो गया। तो यही एक तरह का ड्रॉ बीड है ना। और ड्रॉ बीड से भी रिंकलिंग जो है वो रिड्यूस होता है। तो रिंकलिंग को रिड्यूस करने का दो तरीका है, इंक्रीजिंग ब्लैंक होल्डिंग फोर्स और यूजिंग ए ड्रॉ बीड, ठीक है। तो इससे रिंकलिंग की पॉसिबिलिटी कम होती है। उसके बाद है कि जैसे लास्ट में हम लोग पढ़े हैं कि रीड्राइंग ऑपरेशंस में, कि जब हमारा रीड्राइंग ऑपरेशंस खास के लिए हमारा जरूरत होता है जब हमें LDR, लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो, अगर किसी ब्लैंक का अगर डीप ड्राइंग ऑपरेशन हमें ऐसा करना है जो LDR के नियरली LDR के नियरली अगर वो डीप ड्राइंग ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर इसमें स्टेप रिंग्स का फॉर्मेशन होना जो है, तो ये स्टेप रिंग्स जो है वो बनेगा। क्यों, क्योंकि LDR के लिए हम लोग रीड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, और रीड्राइंग ऑपरेशन में हम लोग बार बार उसको ड्रॉ करते हैं और आयरनिंग करते हैं,
है ना। पहले हम लोग एक बड़ा सा डायमीटर के का जो मतलब कप है उसमें ड्रॉ कर लिए, फिर उससे छोटा किए, फिर उससे छोटा किए, मतलब बार बार उसको रीड्रॉ कर रहे हैं, है ना। यानी एक स्टेप में जो है हम लोग ड्रॉ रेशियो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग 2-3 बार ड्राइंग करके तब हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टेप रिंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है, अब मान लीजिए कि अभी हमने कप को इतना बड़ा डाई में ड्रॉ किया, तो अभी यहाँ पर ऐसे बैंड बैंड करके, मतलब क्योंकि जो बताए थे कि जो कॉर्नर रीजन होता है वहाँ थिकनेस कम हो जाता है, यहाँ पर थिकनेस कम हो जाएगा। अब अगला ड्राइंग ऑपरेशन में इसको हम लोग और ऐसे अब छोटा सा डायमीटर वाला में कर दिए इसमें, तो यहाँ का जो ये थिकनेस है वो हो सकता है अब ये यहाँ पे आ गया होगा, है ना। अब फिर एगो नया यहाँ पर बन गया, तो इस तरह का क्या बन जाता है, स्टेप रिंग्स बन जाता है ना, रीड्राइंग ऑपरेशन से। तो हमें अगर स्टेप रिंग्स को एलिमिनेट करना है तो फिर हमें जो एलडीआर है इससे हमको लोअर वैल्यू पे ही हम क्या करना होगा, हमें डीप ड्राइंग ऑपरेशन करना होगा। हम ऐसे मतलब ब्लैंक का सिलेक्शन करेंगे जिसका ड्राइंग रेशियो क्या हो, मतलब कम हो, यानी उसके एलडीआर से काफी लोअर वैल्यू हो, तो फिर ये स्टेप रिंग्स जो है वो अवॉइड हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, टू अवॉइड दिस डिफेक्ट रीड्राइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट ए लोअर वैल्यू ऑफ ड्रॉ रेशियो। ठीक है, तो इस तरह का स्टेप रिंग्स नहीं बनेगा। इसके बाद है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर फिनिश ऑफ डाई सरफेस। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डाई सरफेस, ये डाई है हमारा, ये एक हमारा डाई है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लैंक को यहाँ पर रख दिए हैं, और यहाँ से हम लोग पंच से हम क्या कर रहे हैं, और मतलब इसको फोर्स लगा रहे हैं ब्लैंक के ऊपर। तो अगला एक्शन में क्या होगा कि ये जो ब्लैंक होल्डर है इसमें ये ब्लैंक जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लैंक ऐसे आ जाएगा, ये उसका ब्लैंक का कुछ थिकनेस है, और इसमें जो है यहाँ पर पंच होगा, है ना, ये पंच होगा। तो अब देखिए कि जब ये ड्राइंग जब हो रहा था ब्लैंक का, तो ये ब्लैंक का जो ये सरफेस है, ये डाई के सरफेस के अगेंस्ट ये रबिंग करते हुए नीचे जा रहा है। क्योंकि एक तो हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो पंच और जो डाई के बीच में क्लियरेंस है वो इस ब्लैंक के थिकनेस से कम है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक का सरफेस है, वाल सरफेस है, वो इस डाई के सरफेस के साथ क्या करेगा, रबिंग एक्शन करेगा। तो रबिंग एक्शन अगर यहाँ होती है, और इन बाय द वे कि अगर ये डाई सरफेस जो यहाँ पर है जो इस ब्लैंक के कांटेक्ट में है, वो डाई सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, मतलब ये हो गया कि जो डाई है यहाँ पर, ये डाई का ये सरफेस ही रफ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सरफेस रफ होगा तो उस केस में अगर यहाँ पर ब्लैंक इसको रबिंग करेगा, तो ये इसमें मतलब अनवांटेड एब्रेजन के कारण इसमें क्या होगा, ड्रॉ मार्क्स आ जाएगा, बहुत सारा ऐसा लगेगा कि इसमें स्क्रैचिंग जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस पूरा स्मूथ नहीं है। डाई का सरफेस स्मूथ रहता तो ये मतलब स्मूथली इसको पास करता, लेकिन इम्प्रॉपर क्लीनिंग होने की वजह से, यानी इम्प्रॉपर फिनिश ऑफ द डाई सरफेस इम्प्रॉपर फिनिश होने के कारण ड्रॉ मार्क्स जो है वो ब्लैंक के सरफेस पर आ जाता है। तो सिंपल चीज है कि अगर हमें ड्रॉ मार्क्स को एलिमिनेट करना है तो या तो डाई सरफेस को हमें प्रॉपर फिनिशिंग देना होगा, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर चूंकि रबिंग एक्शन हो रहा है तो इसके बीच में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालेंगे, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल डालने से क्या होगा कि जो इन दोनों के बीच में होने वाला फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लैंक सरफेस और डाई सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड का एक लेयर आ जाएगा जो इसको दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाएगा। तो इससे ड्रॉ मार्क्स क्या होगा, आने की संभावना खत्म हो जाएगा।
ऑरेंज पील जैसा कि बताएं कि जो एक नारंगी का जैसे छिलका होता है और ये मतलब कुछ ऐसे रेसा टाइप का जो हो निकला हुआ रहता है, वही ऑरेंज पील है। तो यहाँ पर मेटल डीप ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, तो ऑरेंज पील डिफेक्ट डीप ड्राइंग ऑपरेशन से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है हमारा मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर, मटेरियल प्रॉपर्टीज पर, कि जो हम ब्लैंक मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ब्लैंक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है ना, यानी उसके पास जो है कैसा ग्रेन स्ट्रक्चर है। अगर खास करके कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, है ना, तो फिर ये ऑरेंज पील्स आने की संभावना ज्यादा होगा। तो इसको हम चाहेंगे कि कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या करें, कन्वर्ट करें, है ना। तो फाइन इसीलिए जनरली डीप ड्राइंग या शीट मेटल ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले सलाह दिया जाता है एनीलिंग ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, एनीलिंग जैसा कि एक तरह का हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है, जो खास करके डक्टिलिटी को रिमूव करने के लिए, रेसिडुअल स्ट्रेस को हटाने के लिए और ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन करने के लिए ये प्रोसेस जो है हीट ट्रीटमेंट यूज होता है। तो ये सलाह दिया जाता है, तो फिर इस तरह का जो डिफेक्ट है वो नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज है ऑरेंज पील। फ्रैक्चर तो नाम से ही क्लियर है कि उसमें फ्रैक्चर आ जाना मतलब टूट जाना। तो ये डिफेक्ट कब होगा, जब हम लोग एलडीआर को पार कर देंगे, मतलब लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो से भी ज्यादा हम अगर एक्सीड कर दिए तो स्वाभाविक है वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब उसका यील्ड लिमिट या अल्टीमेट लिमिट से वो क्रॉस कर जाएगा अगर अप्लाइड स्ट्रेस, तो वहां पर फ्रैक्चर आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें एलडीआर को ध्यान में रखना होगा, उससे लोअर वैल्यू पे ही हमें जो ड्रॉ है वो करना होगा। ठीक है, उसके बाद है कि मिस स्ट्राइक। तो मिस स्ट्राइक तो सिंपल चीज है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बार बार स्ट्राइक जो किसी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में कर रहे हैं तो एग्जैक्ट प्लेस पे स्ट्राइक करें तो फिर ये डिफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर अगर जहां तहां अगर स्ट्राइक कर रहे हैं हैमर से, पंच से, तो फिर वो मतलब ऐसा मिस स्ट्राइक जैसा डिफेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद है कि जैसे डीप ड्राइंग ऑफ एन आइसोट्रोपिक सीट। एन आइसोट्रोपिक जो है ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगर जिस मटेरियल का जो मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अगर ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं है तो वैसा एन आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाता है। और जब ऐसे सीट का यूज अगर हम लोग अगर यूज करते हैं मतलब डीप ड्राइंग करने के लिए, तो फिर इसमें जो डिफेक्ट आता है वो है ईयरिंग, है ना। ईयरिंग जो है वो जनरली एनाइसोट्रोपिक टाइप सीट में ये आता है ना। तो सिंपल चीज है कि ईयरिंग को अगर दूर करना है तो इसके लिए आयरनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, या फिर हम आइसोट्रोपिक सीट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव आयरनिंग करने से जो वाल रीजन है वो मतलब कॉजेज बर्निशिंग ओवर, है ना, वो मतलब बर्निशिंग ओवर द वॉल रीजन ऑफ द ड्रॉन कप। ये मतलब एक्सेसिव आयरनिंग करने से जो वॉल रीजन है वो ऐसा लगता है कि बर्निश हो गया है ना। तो इस तरह का ये कॉमन डिफेक्ट्स है डीप ड्राइंग ऑपरेशंस का, जिसका काउज और मतलब तरीका जिससे हम हटा सकते हैं वो हम लोग देखें। नेक्स्ट हमारा है जैसे बैंडिंग प्रोसेस। कल के क्लास में भी बताए थे कि बैंडिंग प्रोसेस क्या है, कि एक सिंपल सा हम इसमें अपने सीट मेटल को, जैसे ये हमारा सीट है तो इसको हम लोग जैसे किसी के अगेंस्ट ऐसे इसको ऐसे मोड़ देते हैं, बेंड कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक सिंपल रॉड है तो ये रॉड को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बेंड कर देंगे, है ना।
तो बेंडिंग ऑपरेशंस में जो ये सरफेस है जिसके अगेंस्ट बेंड हो रहा है, ये बॉटम सरफेस, ये अंडर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में होता है, यानी कि ये कॉम्प्रेशन में होता है, और टॉप वाला जो है ये टेंशन में होता है, और इसके बीच से एक एक्सिस पास करता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रल लेयर कहते हैं। न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर वो हो गया जिसमें जिस पर ना तो टेंशन होता है और ना ही कंप्रेशन होता है ना। तो बेंडिंग में क्या है, तो हम इसमें खास करके सरफेस एरिया को कांस्टेंट रखते हैं। सरफेस एरिया कहने का मतलब इसका जो विड्थ है वो विड्थ आपका कांस्टेंट रहेगा, सिंपली हम लोग इसको बेंड कर देते हैं, है ना। तो अब चूंकि मटेरियल के पास इलास्टिक गुण है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको किसी एक ऐसे डाई पर रख के और इसको हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे बेंड कर दिए छोड़ेंगे तो फिर ये यहीं रह जाएगा, नहीं, ये इलास्टिक रिकवरी करेगा। जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग बैक होगा, है ना। तो इसमें जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ वो परमानेंट रह जाएगा डिफॉर्मेशन, लेकिन जितना इसके पास इलास्टिक गुण है वो उतना बैक करेगा, जिसको हम स्प्रिंग बैक एक्शन कहते हैं, है ना। तो ऐसे भी कोई भी रॉड को भी हम लोग जब टेढ़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां तक हम टेढ़ा किए छोड़ने के बाद वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटन होता है, कुछ सीधा हो जाता है, तो वो उसका इलास्टिक रिकवरी है, ठीक है। तो सीट मेटल ऑपरेशन में बेंडिंग का भी बहुत रोल है। हम सिंपल सा बेंडिंग ऑपरेशन करके कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो जिसमें कुछ टाइप का बेंडिंग है, जैसे एयर बेंडिंग, ये सिंपल टाइप का बेंडिंग है, यानी किसी डाई के अगेंस्ट हम लोग जैसे, या फिर हम लोग जैसे ये सीट मेटल है, इसको इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर पंच को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे पंच का जो वाल है हमको इसी के जैसा शेप बनाना है, तो इसको हम रख दिए, उसके बाद यहाँ से चारों तरफ से क्या कर दिए, इसको मोड़ दिए, तो ये हमारा एक बॉल जैसा, कटोरा जैसे ये बन गया, है ना। ये सिंपल एक खुला जो एयर बैंडिंग होता है वो सिंपल बैंडिंग हो गया, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसी रॉड को ऐसे टेढ़ा कर देना, या किसी के अगेंस्ट, जैसे हमारा मान लीजिए कोई एनविले है यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई एनविल रखा हुआ है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक एक मान लीजिए कि स्टील रॉड है छोटा सा, इसको इसको हम लोग यहाँ से मोड़ के एक ऐसे रिंग बना लिए, है ना। तो ये भी एक बैंडिंग ऑपरेशन है, और ये एक सिंपल तरह का एयर बैंडिंग ऑपरेशन है। बॉटमिंग, बॉटमिंग ऑपरेशन कहते हैं कि इसमें जो डाई होता है, जैसे इसमें यहाँ पर डाई कैविटी है, तो इसमें ब्लैंक को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको जो बैंड करते हैं, तो ये बैंड करते हैं, तो ये मतलब जो पंच इसमें यूज करते हैं, इस पंच से इसको बॉटम तक प्रेस करते हुए इसको बॉटम तक ला देते हैं, है ना। तो इस तरह का मतलब फिर छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ ये इलास्टिक रिकवरी करेगा, लेकिन ये फिर मतलब ये डाई का जैसा शेप ले लेगा, है ना। तो सिंपल चीज है कि पंच बॉटम्स द ब्लैंक, इसमें पंच जो है ब्लैंक्स को बॉटम कर देता है। अब बात रही कि अब डीप ड्राइंग और बेंडिंग में यहाँ फिर क्या अंतर होगा, दोनों यहाँ लगभग सिमिलरिटी ही है। डीप ड्राइंग में ये है कि हम मटेरियल को काफी अंदर तक, डीप तक हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग को सिंपल सा बैंड करना रहता है। बेंडिंग में दोनों लगभग सिमिलरिटी ऑपरेशंस भी है, यही अगर ज्यादा डीप होगा डाई का जो कैविटी है तो डीप ड्राइंग ऑपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। क्वाइनिंग, क्वाइनिंग क्या हो गया कि इसको हम बॉटमिंग करते हैं, अब बॉटमिंग करने के बाद हम लोग पंच को कुछ देर तक एकदम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए हुए रहते हैं, मतलब ब्लैंक के ऊपर फोर्स लगाए, ब्लैंक डाई के कैविटी के बॉटम पोर्शन तक आ गया, फिर भी हम पंच को नहीं हटाए, पंच को हम लोग वहीं पर रख के और प्रेस करते हैं, मतलब ब्लैंक मेरा बॉटम में सट गया है, कांटेक्ट में आ गया है, फिर भी हम लोग पंच से उसको लगातार दबाए रखते हैं, है ना, ताकि इस ये जो अभी इलास्टिक रिकवर होना चाह रहा है वो कम हो जाए, इलास्टिक रिकवरी कम हो जाए और प्रॉपरली ये बैंड कर जाए, है ना। मतलब हो गया कि क्वाइनिंग एक सिक्का जैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये सिक्का कैसे बनेगा,
तो सिंपल सा है कि इसको हम लोग मतलब डाई में बेंड करेंगे और उसको एकदम यहीं पर बेंड करके पंच से खूब जोर से प्रेस किए हुए रहेंगे। तो फिर कुछ देर के बाद इसका जब ग्रेन स्ट्रक्चर अपना प्लेस न्यू प्लेस को रिगेन कर लेता है तो फिर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जैसा का तैसा रह गया और एक तरह का हमें कॉइन के जैसा शेप में हमें प्राप्त हो गया, है ना। अदर बेंडिंग प्रोसेस जैसे भी बेंडिंग है, जिसमें हम लोग जैसे कोई एक रॉड को भी शेप में बेंड कर दिए, यू शेप में बेंड कर दिए, है ना। तो ये सब भी क्या है, कुछ अदर बेंडिंग प्रोसेस है जिसमें कह रहा है कि द टाइप ऑफ बेंडिंग प्रोसेस विच इंक्लूड बेंडिंग ऑफ ओनली सम पोर्शन ऑफ द सीट। अब जैसे है कि अगर हमारा सीट बड़ा है और हम लोग इस सीट में कुछ ही पार्ट को सिर्फ बेंड कर रहे हैं तो फिर इसको हम लोग फ्लैंजिंग भी कहते हैं। ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, फ्लैंजिंग। तो ये है हमारा कुछ बेंडिंग प्रोसेस। इसके बाद जो है और कुछ इसमें टर्म्स है, जैसे कि न्यूट्रल एक्सिस तो बता ही दिए, जहां पर ना तो कंप्रेशन होता है ना टेंशन होता है। जैसे नॉचिंग, नॉचिंग क्या है, तो कोई भी एक सीट मेटल के एज पर से, जैसे यहाँ से थोड़ा सा मेटल काट के हम लोग अलग कर लिए, ये भी नॉचिंग हो गया, ये भी काट के अलग कर लिए, ये भी क्या है, नॉचिंग। ये ऑपरेशन नॉचिंग कहलाता है। जैसे हम लोग प्लेट के सीट मेटल के एज से अगर हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट ऑफ एक पर्टिकुलर शेप में हम लोग काट के हटा लेते हैं तो ये नॉचिंग कहलाता है। लैंसिंग, लैंसिंग क्या है, तो इट इज क्रिएटिंग ए टैब ऑन द एज विदाउट रिमूवल ऑफ मटेरियल। ये टैब क्रिएट करना मतलब हो गया कि इसमें मटेरियल, नॉचिंग में हम यहाँ से देखिए ये मटेरियल को हम काट के हटा दिए, है ना, यहाँ से भी ये कट के हटा दिए तो ये नॉचिंग हो गया। लैंसिंग में क्या है कि हम सिंपली एक तरह से कट मार्क दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक कटिंग करके और यहाँ पर ऐसे करके कट कर दिए कुछ अपना शेप में। जैसे मान लीजिए कि इसको एक कट मार्क करना है, मतलब डिजाइन बनाना है एक तरह से समझिए। तो अगर एज के पास करते हैं तो ये लैंसिंग कहलाता है, और नहीं एज को छोड़ के कहीं मिडिल पार्ट में अगर ये वाला काम करते हैं तो ये स्लीटिंग कहलाता है। मतलब हो गया कि सिंपल सा टैब क्रिएट कर देना। टैब क्रिएट मतलब ये हो गया, जैसे कागज है, जैसे मान लीजिए कि एक कागज है, कागज को हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली यहाँ पर ऐसे फाड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फाड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर एक कटिंग मार्क आ गया, एक तरह का टैब बन गया। तो ये ऑपरेशन लैंसिंग कहलाता है अगर एज पर हुआ तो। अगर यही कहीं बीच में अगर हम लोग ऐसे मतलब थोड़ा दूर कट करके छोड़ दिए, होता है ना, जैसे हम लोग बहुत सारा घर में सजावट काम करते हैं, फूल बनाते हैं कागज का, कागज का हम लोग जैसे कुछ फूल डिजाइन करते हैं, तो फुल डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं मतलब कुछ डिजाइन में उसको कटिंग कर देते हैं, है ना। तो कटिंग करके और इसको हटाते नहीं है, ये यहीं छोड़ देते हैं। एक तरह का ये स्लिटिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कि निबलिंग। निबलिंग क्या हो गया, तो बाय यूजिंग ए स्मॉल पंच एंड डाई असेंबली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोफाइल इज कॉल्ड निबलिंग। हम लोग पंच और डाई असेंबली का यूज करके कोई प्रोफाइल बना देना, मतलब इसमें कुछ प्रोफाइल जैसे किसी चीज का फोटो बना देना। यहाँ पर मान लीजिए सीट मेटल है, यहाँ पर कोई एक गणेश जी का मतलब चेहरा बना दिए, है ना, मटेरियल है ही लेकिन उसको थोड़ा सा शेप में ऐसा कर दिए कि कुछ एक शेप उखड़ गया, है ना। तो ये पंच और डाई का यूज करके हम बना दिए। जैसे आजकल मूर्ति जो सब भी आती है, बहुत सारा खिलौना आता है, ये सब हम लोग डाई और पंच की मदद से बना दिए, तो ये निबलिंग कहलाता है। परफोरेटिंग, परफोरेटिंग मतलब हो गया कि जैसे छोटा छोटा पार्ट को कहीं से बीच में से, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप का, जैसे अगर सर्कुलर है तो 2-4-5 को सर्कुलर शेप का ही, स्क्वायर है तो कहीं पर ये 4-5 को स्क्वायर होल ही कहीं पर
काट दिए, तो ये बीच में अगर करते हैं तो परफोरेटिंग, एज पर करते हैं तो नॉचिंग, ठीक है। पार्टिंग, पार्टिंग मतलब होता है कि अलग कर देना काट के, है ना। अब जैसे इसका साइज बड़ा हो गया तो हम यहाँ से काट के ये पार्ट को अलग कर दिए, ये पार्ट को अलग कर दिए, तो ये दो भाग में बांट दिए शेयरिंग करके, तो वही ऑपरेशन कहलाता है पार्टिंग, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डाई, जैसे सिंपल डाई है, तो सिंपल डाई क्या है, तो इस डाई में जो है कह रहा है कि वन ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन वन स्टेशन इन ए सिंगल स्ट्रोक, मतलब एक ही इस तरह के ऑपरेशन में एक ही तरह का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। कंपाउंड डाई में क्या है, इस पर मल्टीपल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सिंगल स्टेशन, मतलब एक ही जगह पर अगर हम कंपाउंड डाई लगाए हुए हैं तो कंपाउंड डाई में ढेर सारा शेप बना हुआ है, हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, इन ए सिंगल स्ट्रोक, यानी कि एक ही बार स्ट्रोक किए, मतलब उस पर मल्टीपल ऑपरेशन भी हो गया, डीप ड्राइंग भी हो गया, बेंडिंग भी हो गया, या मान लीजिए कुछ कटिंग भी हो गया, है ना, और एक ही प्लेस पे मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं। प्रोग्रेसिव डाई में मल्टीपल ऑपरेशन होता है, मल्टीपल स्टेशन पे सिंगल स्ट्रोक सच एज डाई आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव डाई, यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन मल्टीपल स्टेशन पर, है ना। जैसे एक स्टेशन पर कुछ ऑपरेशंस हुआ, फिर कुछ ऑपरेशंस अगला स्टेशन पे होगा, तो ये सब लगातार, मतलब सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार प्रोडक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, और मतलब डाई का ऐसा अरेंजमेंट लगा हुआ है कि एक बार यहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जब निकला तो वो पूरा फिनिश होके ही निकल गया, तो ये तरह का एक प्रोग्रेसिव डाई हो गया। तो ये था कुछ हमारा शीट मेटल्स ऑपरेशंस, है ना, जो मैनुअली कन्वेंशनली, है ना, जो हम लोग शीट मेटल ऑपरेशन करते हैं, और जिससे हम लोग ढेर सारा प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, और मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन भी आजकल काफी पॉपुलर है ना, और काफी छोटा छोटा चीज बनाने में, है ना, बर्तन बनाने में, उसके बाद जो है जैसे कोई मूर्ति वगैरह बनाने में, कोई डिजाइन बनाने में, है ना, डेकोरेशन के चीज बनाने में, तो इन सब चीजों में इस शीट मेटल ऑपरेशंस का काफी वाइडली यूज है, और ये जो है मतलब क्या बोले, इकोनॉमिकल भी है, इसमें बहुत ज्यादा चीज हमें करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमारा जो मेन पावर है या मशीन पावर है, वो मतलब मशीन पावर हालांकि यूज होता है और मेन पावर भी यूज होता है, लेकिन और सब के तुलना में ये थोड़ा ज्यादा इजी है, क्योंकि ये एक तरह का कोल्ड वर्किंग है ना, इसमें बहुत ज्यादा हमको हीट का यूज नहीं होता, इससे हमारा मतलब फ्यूल का भी बचत होती है, और इसमें डायमेंशनल कंट्रोल भी आसान होता है, आसानी से हम लोग डायमेंशन कंट्रोल कर लेते हैं, और मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी हम लोग मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस के थ्रू क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जिसको कास्टिंग में ढालना मुश्किल है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वैसा मोल्ड तैयार नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन से हम उस तरह के प्रोडक्ट को फिर तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हमारा कुछ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में, और खास करके ये शीट मेटल ऑपरेशंस में, ये सब हमारे लिए फायदा है।